ठीक है, अगला टॉपिक है न्यूक्लियस साइज डिटर्मिनेशन। न्यूक्लियस का साइज डिटरमाइन कैसे करते हैं? याद है आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स जाते थे गोल्ड फॉइल से टकराने के लिए, है ना? ठीक है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग रिजल्ट्स फ्रॉम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पहला क्या है? हेड ऑन कोलिजन, और दूसरा क्या है? ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो बोलो हेड ऑन कोलिजन जब करते हैं तो देखो क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो अल्फा पार्टिकल है ना, वो जाके क्या करने वाला है? सीधा सीधा न्यूक्लियस से टकराने वाला है। सही है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जाता है टकरा के और वापस आ जाता है। ठीक है, तो बोलो हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगा वो क्या होगा? ऑलमोस्ट रेडियस के बराबर होगा। तो बोलो क्या इस पूरे सिस्टम पे कोई बाहर से क्या हो रहा है? कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? एक्सटर्नल एजेंट है? नहीं, यानी कि एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। ये बताओ, इनिशियली ये दूर दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, क्या होगा? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जीरो। जब ये पास आएंगे तो ये इसके पास आके रुक जाएगा, फिर वापस जाएगा। तो बोलो क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सही है, के Q1 Q2 बाय आर। आर क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बोलो हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी के Q1 मतलब 2E ZE बाय आर नॉट। सही है ना? तो बोलो ये हम पहले कर भी चुके हैं। ठीक है, तो बोलो ये हो गया काइनेटिक इनिशियल प्लस मतलब इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर नॉट, यानी कि 2E ZE बाय आर नॉट। ठीक है, बोलो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है? आर नॉट की वैल्यू आ जाती है हाफ एम अल्फा वी अल्फा को स्क्वायर को इधर ले आओ, आर नॉट इधर चला जाएगा, आर नॉट इज इक्वल टू दिस। सही है, अगर हमारे पास ऐसा होता है कि इफ, या फिर ये जो हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी, है ना? और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर बाय 2। सही है ना? अभी नीचे पढ़ा भी था फॉर्मूला ये, है ना? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर बाय 2 इंटू मास। सही है, ये भी लगा सकते हो। और अगर अल्फा पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवाया है तो क्या बोलेंगे? बोलो हाँ, एक सेकेंड, एक इसमें गड़बड़ है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल है ना, बोलो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? Q इंटू वी के बराबर होती है ना। बोलो इसके ऊपर चार्ज कितना है अल्फा पार्टिकल पे? 2E और V। सही है, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा? 2E इंटू वी। तो बोलो एक E से ये एक ही कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो KZE बाय वी आना चाहिए। ठीक है, 2KZE बाय वी नहीं आएगा। कर लोगे? ठीक है, इसको 2 को काट देना। नहीं आई बात समझ में? आर नॉट की वैल्यू आ गई ना भाई। काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख दिया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2E चार्ज और V वोल्ट है। ठीक है, पिछला याद होना चाहिए। ओब्लिक कोलिजन के लिए देखो, ओब्लिक कोलिजन हो रहा है। ओब्लिक कोलिजन के केस में क्या होगा? बोलो ये देखो, ये सेंटर वाली लाइन है न्यूक्लियस की। सही है, इससे कुछ b परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये अल्फा पार्टिकल v नॉट स्पीड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जब हेड ऑन कोलिजन था तब तो दिक्कत ही नहीं थी कोई, लेकिन अब क्या हो रहा है? ऑब्लिक कोलिजन। अब हमको क्या लगाना पड़ेगा? बोलो पहले तो ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी तो अभी भी कंजर्व रहेगी, है ना, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट नहीं है। तो बोलो यहां से ये गया, यहां टकराया और चला गया इधर की तरफ, है ना। जब ये यहां टकरा रहा है तो इसकी कुछ स्पीड हो गई है v, और यहां से सेंटर से इसका डिस्टेंस जो हो गया है वो क्या है? v। ओके, तो बोलिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल। बोलो इनिशियली कितनी एनर्जी है इसके पास? हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर या v नॉट स्क्वायर। सही है, इनिशियल पोटेंशियल 0 क्योंकि बहुत दूर है तो इंटरेक्शन है नहीं इनका। फाइनल काइनेटिक बोलो यहाँ पे v स्पीड हो गई ना टकराते, कितनी स्पीड हो गई? v, तो हाफ एम अल्फा वी स्क्वायर, है ना। फाइनल काइनेटिक हाफ एम अल्फा वी स्क्वायर, और पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? k Q1 Q2 बाय आर नॉट। सही है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। कोई दिक्कत है इसमें? सही है, ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सही है, अब मेरे को इसमें दिक्कत क्या है? मैं सीधा सीधा आर नॉट निकाल तो लूं, लेकिन मेरे पास v की वैल्यू नहीं पता, तो क्यों ना मैं v निकाल लूं बाय यूजिंग
कंजर्वेशन, किस चीज का कंजर्वेशन? मोमेंटम, कौन सा? एंगुलर मोमेंटम, है ना, क्योंकि यहां पे आने के बाद जो पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, ये डायरेक्शन चेंज कर गया ना, तो बोलो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात नहीं करूंगा, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात करूंगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब लगाते हैं? एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम फोर्स जीरो होनी चाहिए कंजर्वेशन के लिए, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए टॉर्क जीरो होना चाहिए, यानी कि रोटेशनल फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो। तो बोलो क्या कोई बाहर से करे, क्या कोई बाहर से इस सिस्टम को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है? यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? जीरो। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। बोलो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर। आर क्या होता है? जो भी हमारी रेफरेंस लाइन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। सही है? तो बोलो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। बोलो एम एल्फा, वी कितना था इनिशियल? वी नॉट, और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन, बोलो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन बी, है ना, ये इंपैक्ट पैरामीटर होता था हमारा बी, याद होगा, है ना। तो बोलो एम वी आर, यानी कि एम अल्फा वी नॉट डिस्टेंस बी। सही है? अच्छा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम बोलो मास वी आर, है ना, एम वी आर, बोलो एम एम अल्फा, वी आर नॉट, है ना, डिस्टेंस कितना हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो बोलिए एम अल्फा वी आर नॉट, हो गया ना। आर क्रॉस पी होता है वैसे भी, आर इंटू मोमेंटम। तो बोलो यहां से मेरे पास एम अल्फा कट गया, वी की वैल्यू आ गई बी वी नॉट बाय आर नॉट, है ना। इस वी की वैल्यू उठा के यहां रख दो, पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन बचेगा, आर नॉट। सही है? फिर आर नॉट को सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आर नॉट की वैल्यू आती है यहाँ पे, ये कर लेंगे आप इसको। सही है? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर कट जाता है, बी स्क्वायर प्लस 4kz स्क्वायर बाय एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर। कर लेंगे आप लोग, इसको याद करना है बस ये तो, ठीक है, मेथड भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है ये। ठीक है, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद एनर्जी ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी एनर्जी दे दिया, यानी कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। सही है? तो बोलो ए रेडियस ऑफ टुवर्ड्स ए रेडियस ऑफ यूरेनियम, या सॉरी बोलना चाहिए न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 92। ये क्या दे दिया? 92 उसका एटॉमिक नंबर। फाइंड ऑर्डर ऑफ आर नॉट, उसके न्यूक्लियस की रेडियस का ऑर्डर बताइए, किस साइज का है वो। ठीक है, तो देखिए आर नॉट इज इक्वल टू, बोलो क्या होता था? 2kze स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी, है ना। बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5 मेगा, मेगा मतलब 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है? इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। सही है? बोलो 2k की वैल्यू पता है, 2 9 इंटू 10 की पावर 9, z 92 दे रखा है। बोलो e की जगह 1.6 10 की पावर -19 डिवाइड बाय 5 10 की पावर 6, और वोल्ट आ जाएगा, तो वोल्ट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सही ना? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखते हैं तो वो जूल बन जाता है अपने आप। सही है? ठीक है, बोलो इसको सॉल्व किया, 10 की पावर -14 मीटर के ऑर्डर का है, यानी कि 10 की पावर -12। सही है? तो 10 की पावर -14 के ऑर्डर का है। ओके, तरीका समझ में आया? ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखिए बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन न्यूक्लियस इज फ्री टू मूव। अभी क्या हो रहा था? न्यूक्लियस फिक्स था अपनी जगह पे, क्योंकि भैया वो एक पूरे लेटेस्ट स्ट्रक्चर में, जैसे गोल्ड की फॉयल है, गोल्ड की फॉयल में सारे के सारे एटम्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए ना, प्रॉपर्ली अटैच हो रखे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो न्यूक्लियस अगर फ्री टू मूव हो, मतलब स्पेस में गए हैं हम, ठीक है, स्पेस में एक अकेला एटम है हमारे पास, ठीक है, उसके न्यूक्लियस की तरफ एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है। सही है? अब जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल इसके पास जाएगा, बोलो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या होगा दोनों के बीच में? फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना, जिसकी वजह से ये वाला पार्टिकल तो स्लो डाउन हो जाएगा और ये वाला पार्टिकल स्पीड अप हो जाएगा, है ना। ये इनिशियली रेस्ट पे है, लेकिन ये फ्री टू मूव है। अब बताइए कि ये इसके कितना नजदीक जाके वापस आएगा। सही है? पुराना एक मेथड होता था, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाएंगे, है ना, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रिड्यूस्ड मास दिखाई देगा, रिड्यूस्ड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, है ना, हाफ म्यू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? हाफ म्यू वी स्क्वायर
इज इक्वल टू जो भी एनर्जी का चेंज होगा, फाइनल जो एनर्जी होगी, है ना। अच्छा, अब देखो ये चल रहा है, ये रेस्ट पे है, बोलो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा, लेट से यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है, मैं इसी सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया हूं। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये रेस्ट पे और ये आते हुए दिखाई दे रहा है, सही है। अब मुझे बताओ जब ये चल रहा है तो क्या सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है? यस, सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो मूविंग। एक टाइम आएगा जब क्या होगा, जब ये इसके बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगा, है ना। जब ये अल्फा पार्टिकल इसके बिल्कुल नजदीक पहुंचा हुआ है एम अल्फा, ठीक है। अब इसकी जो स्पीड है लेट से वो हो गई है v, उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी भी v हो चुकी होगी। भैया ये फ्री टू मूव है ना, अब ये दोनों बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, सबसे नजदीक है ये, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर वेलोसिटी से चल रहे हैं। क्योंकि अगर और ज्यादा इसको करीब आना होता तो ये और ज्यादा करीब आ गया होता, है ना। और अगर मैक्सिमम मतलब ये नजदीक से नजदीक पहुंच चुके हैं, इसके बाद का इंसिडेंट देखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा लगाएंगे और फिर ये एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, सही है। यानी कि इसकी स्पीड कम हो जाएगी और इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो जब ये सबसे नजदीक होंगे तब दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम। तो सेंटर ऑफ मास पे जब मैं बैठा हूं, इनके बीच में सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं तो क्या दिखाई दे रहा है, इसकी वेलोसिटी भी उतनी है, इसकी वेलोसिटी भी उतनी है, तो बोलो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी तो v है। यानी कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मुझे क्या दिखाई देंगे, रेस्ट पे दिखाई देने लग जाएंगे, सही है। ये मेन कंसेप्ट है जो पुराना है, जो हमने याद करना था, ठीक है। तो बोलिए, ठीक है, एट डिस्टेंस या फिर मैं कहूं रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू सेम फॉर बोथ न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है। मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठा हूं, सही है। बोलो इनिशियल जो मेरे को एनर्जी दिखाई दे रही थी, क्या दिखाई दे रही थी, रिड्यूस्ड मास के हिसाब से हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू बोलो के Q1 Q2 बाय आर नॉट। फाइनल एनर्जी जो मुझे दिखाई देगी जब मैं सेंटर ऑफ मास बैठा हूं इनके बीच में, तो बोलो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आर नॉट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस, यस और नो, बोलिए। अच्छा ये रेस्ट पे नहीं माना हुआ है, कोई बात नहीं। ये अगर V0 से चल रहा है या V1 से चल रहा है और ये क्या चल रहा है V2 से, तो बोलो V रिलेटिव क्या हो जाएगी, V1 माइनस V2, वैसे भी स्क्वायर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अच्छा नहीं रेस्ट पे ही है भाई, V2 को 0 रख दिया ना बाद में, तो ये रेस्ट पे है इनिशियल, कोई बात नहीं। तो बोलो हाफ म्यू m1 m2 बाय m1 प्लस m2, म्यू की वैल्यू पता है सबको, बताई भी थी मैंने पहले पिछली से पिछली क्लास में, है ना। म्यू की वैल्यू रखी, v रिलेटिव क्या है, ये V0 से अप्रोच कर रहा है, वो रेस्ट पे है, तो V0 स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो के Q1 कितना है 2e, ये ZE डिवाइड बाय R0। बोलो यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं पता हमको, सिर्फ और सिर्फ R0 नहीं पता, तो R0 की वैल्यू, कोई दिक्कत है, सही है। तरीका समझ में आया, हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R, सही है। इसको समझ में आया, उसको आया, इसको नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स अनदर फ्री टारगेट, ठीक है। मास m है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है किधर, अनदर मास ऑफ 2m, अनदर टारगेट ऑफ 2m मास, फ्री टू मूव, फ्री टारगेट बोल दिया ना, तो फ्री टू मूव है वो। द चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल इज e एंड चार्ज ऑन सेकंड पार्टिकल इज 2e, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। बोलो क्या बोला था, हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R0, R0 चाहिए अपने को। बोलो म्यू क्या होता है, m1 m2 बाय m1 प्लस m2, तो बोलो 1 बाय 2 m1, m सेकेंड मास 2m बाय टोटल मास 3m, v रिलेटिव स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू बोलिए के e दूसरा मास, सॉरी दूसरा चार्ज 2e डिवाइड बाय R0, क्या नहीं पता, R0 नहीं पता, R0 निकाल लें, सही है, कोई दिक्कत है, ठीक है। V2 माइनस V1 कर लो या V1 माइनस V2 कर लो, इसका स्क्वायर इधर चला जाएगा, कर लोगे आंसर, सही है ना। K की वैल्यू भी रख सकते हो, E की वैल्यू रख सकते हो, M की वैल्यू रख सकते हो, जो भी M दे रखा हो, ठीक है। अभी एक्सरे बाद में करवाऊंगा, एक बार मास डिफेक्ट वाले क्वेश्चन है आगे, ठीक है, तुम लोग सही ऑर्डर में लिखना, ये नहीं हाँ ये रहा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का आइडिया है आपको, बाइंडिंग एनर्जी का आइडिया है, ठीक है।
क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी? कौन बताएगा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? कौन बता सकता है कि सर बाइंडिंग एनर्जी आई नो? ओके, जन्मेश को पता है, तुमको पता है, तुमको पता है, तुमको पता है, तो बताओ। कितने डिस्टेंस तक सेपरेट करते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट करते। अल्टरनेट डेफिनेशन, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। सही है, जो एनर्जी निकली है उसी के कारण न्यूक्लियस क्या है हमारा, स्टेबल है। जो न्यूक्लियर फोर्स है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? बेसिकली जो एनर्जी रिलीज हो गई ना उसकी वजह से स्टेबल सिस्टम बना। तो बोलो एनर्जी चेंज हुआ है यानी कि देयर विल बी सम फोर्स। भाई एनर्जी है तो फोर्स लगेगी ना, जैसे वो पढ़ा तुमने एफ कंजर्वेटिव माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो बोलो एनर्जी रिलीज हुई है तो देयर विल बी सम फोर्स एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, तो वो न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अच्छा एक एनसीईआरटी से भी बताऊंगा मैं तुमको। ठीक है, 3 न्यूक्लियस है पी क्यू आर। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 3 न्यूक्लियस है पी क्यू आर, बाइंडिंग एनर्जी है पी वाले की 30, क्यू की 95 और आर की 52। कौन ज्यादा स्टेबल है? टेक्निकली कौन स्टेबल है भाई? क्वेश्चन में जितना दिया उसके हिसाब से 95 वाला है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी उसी ने रिलीज की है। अगर कुछ और डाटा दिया होता तो हम कुछ और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ इतना ही डाटा दिया है तो ऑब्वियस सी बात है 95 वाला ज्यादा स्टेबल है, 52 वाला उससे कम और 30 वाला सबसे कम स्टेबल है। सही है ना? अच्छा, ए न्यूक्लियस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियस है, बाइंडिंग एनर्जी कितनी है उसकी? 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रिलीजेस 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। उसने रिलीज कर दी एनर्जी कितनी? 10। फाइंड द न्यू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। नई बाइंडिंग एनर्जी बताओ। 90, 100 या 110? जशन कितनी आएगी? आगे आ जाए, यहां में कोशिश करना हिलना नहीं है, आगे बैठ। यूं किया करो, दीपांशु तुम भी आगे बैठा करो फर्स्ट बेंच पे, ईशांत आगे बैठेगा आपसे फर्स्ट बेंच पे। बीच में बैठ लो। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब होता है जशन? न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस टू ए डिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, अल्टरनेट डेफिनेशन क्या थी? दूसरी डेफिनेशन जो मैंने बताई, जब न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? क्या बोला इसने? न्यूक्लियस है, बाइंडिंग एनर्जी 100 है उसकी, मतलब जब ये न्यूक्लियस बना था तो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई थी। अब इसने कितनी और रिलीज कर दी? 10 और कर दी, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? 110। बस यही आंसर आप। सही है? उल्टा बोल देता, कहता कि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ना उसने एब्जॉर्ब कर ली। अब बताओ बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 90, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर ली ना, तो उसको तोड़ने के लिए और कितनी चाहिए? 90 और चाहिए। सही है? अरेंज द न्यूक्लियस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहां पे आपको क्या दिया है? बाइंडिंग एनर्जी दे दी पी क्यू आर की और ए भी दे दिया, मतलब मास नंबर भी दे दिया आपको। अब आपको क्या निकालना है? स्टेबिलिटी निकालनी है। स्टेबिलिटी निकालनी, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो मैंने क्या बोला? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालेंगे हम, ताकि हमको पता चल जाए कि ऑन एन एवरेज हर एक न्यूक्लियन को हटाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, है ना। अब इमेजिन करिए कि आपके पास एक न्यूक्लियस है 1 नंबर का, एक है 2 नंबर, इसमें 10 न्यूक्लियन है। सही है? और हर एक न्यूक्लियन की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है वो 10 है। सही है? और यहां पे लेट से देयर आर 20 न्यूक्लियॉन्स और हर एक की जो एनर्जी है वो कितनी है? 8। तो विच इज मोर स्टेबल? फर्स्ट इज मोर स्टेबल, है ना। क्यों भाई? क्योंकि देखो न्यूक्लियस तोड़ना है, न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करना है, तो बोलो इसका एक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? एक के लिए 10 एनर्जी देनी पड़ेगी। इस न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करना है, मतलब अगर मैंने एक भी निकाल लिया बाहर तो मैं क्या कहूंगा? न्यूक्लियस टूट गया ना, तो बोलो 8 ही चाहिए मेरे को।
यस और नो? तो विच इज मोर स्टेबल? पर न्यूक्लियन जिसकी एनर्जी ज्यादा है, सही है। मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि मास नंबर से डिवाइड करेंगे, सही है। 110/10 कितना आया? पर न्यूक्लियन 11 आ गया। बोलो यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ पे, तो इट इज मैक्सिमम, ये उससे कम, ये उससे कम, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सही है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है तो पर न्यूक्लियन की चलेगी, और अगर सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है तो बाइंडिंग एनर्जी की चलेगी, सही है ना। दोनों क्वेश्चन हो गए, ध्यान रखना, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। क्यू वैल्यू ऑफ ए रिएक्शन, क्यू वैल्यू, व्हाट इज क्यू वैल्यू? देखते हैं क्यू वैल्यू क्या होती है। डेफिनेशन है, क्यू वैल्यू ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो, जिस रिएक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू, वैल्यू होगी ना, किसकी वैल्यू है? ये एनर्जी की वैल्यू है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब ए और बी दो चीजें थी, इनका कॉम्बिनेशन हुआ, रिएक्शन हुआ कुछ न्यूक्लियर, और क्या बन गया? C प्लस बी। तो देखो, जब ये रिएक्शन हुई है तो बोलो इनिशियल मास m1 प्लस m2 था, फाइनल मास m3 और m4 था। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता था? इनिशियल मास इज इक्वल टू फाइनल मास, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं आप लोग वहां फर्स्ट चैप्टर में 11th क्लास में, लेकिन यहां नहीं होता ये। वो होता है वैलिड सिर्फ और सिर्फ कब? जब न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होते। अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है then mass is getting converted into energy and energy is getting converted into mass, दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर मास लॉस हो गया तो एनर्जी रिलीज हो गई, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो मास क्रिएट हो गया, सही है। तो बोलो फाइनल मास m3 प्लस m4 माइनस इनिशियल मास m1 प्लस m2 इज इक्वल टू इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या ना, मास का चेंज हुआ ना, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, मास का लॉस आ गया, सही है। सॉरी, या फिर मैं कहूं इनिशियल माइनस फाइनल करके मास का लॉस निकाल लिया, इनटू सी स्क्वायर किया, क्या आ गया? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो m3 प्लस m4 माइनस m1 प्लस m2, चेंज इन मास इनटू सी स्क्वायर, सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बोलो A एक न्यूक्लियस था, B एक न्यूक्लियस था, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी थी B1, इसकी बाइंडिंग एनर्जी थी B2, इनकी एनर्जी है B3 और B4। तो जो एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या हुई है? फाइनल माइनस इनिशियल इनटू सी स्क्वायर। कर लेंगे, इंटू सी स्क्वायर नहीं आएगा, सी स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी है ना, बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी है B1 B2 B3 B4, यहाँ सी स्क्वायर नहीं आएगा। कर लेंगे, क्लियर हो? ठीक है। ये नहीं लिखना है, ठीक है। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की शक्ल कैसी होती है? He होता है, इसके अंदर क्या होता है? दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सही है। गिवन डेटा, ठीक है। 1H1, 1H1 क्या होता है? हाइड्रोजन न्यूक्लियस है या एटम है? ये एटम, सही है। न्यूट्रॉन का मास दे दिया आपको 1.008665 U, सही है। 1 U की एनर्जी कितनी होती है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के मास की 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। तो मास को लिख दिया इसने, भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर किया तो इतना आया, तो मास इज इक्वल टू इतना बाय सी स्क्वायर, सही है। अच्छा, और हीलियम एटम का मास हो गया इतना। हीलियम एटम का पता है, हीलियम एटम में क्या होता है? बोलो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, सही है। इसका मास पता है आपको, सही है। एक हाइड्रोजन यानी कि 1H1 यानी कि एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है आपको, सही है। बोलो भाई, और एक न्यूट्रॉन का मास भी पता है आपको, क्लियर है? बोलो, अब मैं एक एक करके चीजें पिक करूंगा और क्या बना दूंगा? हीलियम का एटम बनाऊंगा, सही है। हीलियम का एटम बनाओ, एक्सपेक्टेड मास निकालते हैं, माइनस एक्चुअल मास इंटू सी स्क्वायर, यही तो करते हैं भाई।
4 हाइड्रोजन के तो मैं लगाऊंगा नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन, माई मिस्टेक, वेरी माई मिस्टेक, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन चाहिए। तो बोले मैं क्या करूं, ये कितने ले लूं, 2 ले लूं ये, बोलो भाई 2 ले लिए, बोलो 2 हाइड्रोजन ले लिए मैंने, 2 इंटू 1H1, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं मेरे पास, प्लस कितने न्यूट्रॉन चाहिए, 2, तो 2 इंटू m ऑफ न्यूट्रॉन हो चुका है। इतना मास हीलियम एटम में होना चाहिए, सही है, सही है, बोलो ये हीलियम का एटम है, माइनस 4.00260 U है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए क्या, इलेक्ट्रॉन बैलेंस आउट हो गए, अरे भैया यहां क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन की तो टेंशन ही खत्म हो गई मेरी, नहीं हुई क्या, तो बोलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 इंटू इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया यहां पे, माइनस ये करो इंटू सी स्क्वायर कर दो, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस ही तो होता है अल्फा पार्टिकल, अरे हीलियम न्यूक्लियस ही तो होता है अल्फा पार्टिकल, हीलियम का एटम था, दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए, क्या बचा, न्यूक्लियस बचा, ये एनर्जी आ गई, कर लोगे, ठीक है, तो ये तरीका नीचे लिखा हुआ है, ये थ्योरेटिकल तरीके से लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल में ये होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन ये हो, एक्सपेक्टेड इतना होना चाहिए, इतना होता है, ठीक है, इतना होगा, मास डिफेक्ट इतना आ गया, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, मास डिफेक्ट इतना आया ना, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन अलग से निकाल रखा है, यहाँ से प्रोटॉन निकाल रखा है, एक सेकंड, ये तो 2 इंटू हाइड्रोजन कर दिया, 2 इंटू न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये कर दिया है ना भाई, इतना होना चाहिए था, ठीक है, इतना है, तो इतना मास डिफेक्ट है, एक यू में कितना होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है 0.3082 यू, तो इसमें कितना एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी क्रिएट रिलीज होगी, दिस इंटू 931.5, अरे भाई कुल मिला के ये जो u लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो ना इंटू 1u, और 1u इज इक्वल टू 931.5 मेगा, डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन में 931 दे रखा है, 31.5 दे रखा है, एक्यूरेट 931.5, ओके। अब देखते हैं मास ऑफ आयरन, आयरन का मास, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, ये 56, मतलब 30 न्यूट्रॉन है इसमें, सही है, मास ऑफ आयरन इतना दे रखा है आपको, सही है, कितना होना चाहिए 26 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 26 इंटू सॉरी 30 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया, माइनस, अच्छा ये तो आयरन का टोटल मास दे रखा है, प्लस 26 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखना पड़ेगा, सही है, डिपेंडिंग ऑन के आपको जो भी दे रखा है, ठीक है, 26 इंटू 1H1 हो गया, ये तो 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन्स का है ना, हाइड्रोजन को 26 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 30 इंटू न्यूट्रॉन इतना होना चाहिए, माइनस है ना, माइनस 55.9349, एनर्जी आई कितनी बोलो, बाइंडिंग एनर्जी 492 आई, है ना, पर न्यूक्लियन क्या आई, डिवाइड बाय 56 किया 8.8, आयरन की सबसे ज्यादा होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसलिए आयरन का न्यूक्लियस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब मैं आपको दिखा देता हूं एक एनसीईआरटी से, ठीक है, एनसीईआरटी से एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत सारी चीजें हम उसमें समझेंगे, ठीक है भाई, तो ये ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ कहां से बनना पड़ेगा, चालू होगा
हाइड्रोजन से, लेकिन 1H1 से तो होगा नहीं क्योंकि वो तो एक सिंगल प्रोटॉन है, वहां तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ही नहीं है। हाइड्रोजन का 2 वाला जो होता है ड्यूट्रियम से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बोलो ड्यूट्रियम का सबसे कम होता है बाइंडिंग एनर्जी, है ना, ठीक है। पर न्यूक्लियन की बात करें हम, ठीक है। मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका होता है। फिर उसके ऊपर ट्रिटियम, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर यहां पे चल के कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन का 18 वाला, ठीक है। फिर यहां सल्फर, यहां पे आयरन, मोलिब्डेनम, आयोडीन, टंगस्टन, ऑरम, यूरेनियम 238, ठीक है। अच्छा ये देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होगा। सबसे अनस्टेबल न्यूक्लियस बताओ, ड्यूट्रियम का, और उससे थोड़ा सा स्टेबल, उससे थोड़ा सा स्टेबल हीलियम, से कम लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का 18, 32 सल्फर, सबसे ज्यादा किसका है, आयरन का। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑन एन एवरेज, एवरी सिंगल न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस इज मोस्ट स्टेबल फॉर आयरन, सही है। अच्छा अब बताओ यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां दो 8 से थोड़ा सा कम है, सही बात है। अच्छा 8 से थोड़ा सा कम है, मतलब अगर यूरेनियम का न्यूक्लियस ब्रेक हो जाए, सोचना यूरेनियम का न्यूक्लियस ब्रेक हो गया तो कुछ यहां कहीं बनेगा 92 वाले थोरियम टाइप बनते हैं, 92 वाले, सॉरी मास वाले, यहां के कुछ ऐसे और ऐसे ऐसे साइज के कुछ न्यूक्लियस बन जाएंगे, है ना। बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा तो ऑब्वियस बात है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनेंगे, है ना। अच्छा मुझे ये बताओ जब यहां से टूट के ये दो चीजें बन गई, यहां से टूट के ये दो चीजें बन गई, तो सिस्टम स्टेबल ज्यादा हुआ या पहले से कम हुआ, ज्यादा स्टेबल हुआ, सही है। न्यूक्लियन तो कोई डिस्ट्रॉय हुआ नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज हर एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो गई, सही है। यानी कि द सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अच्छा यूरेनियम, यूरेनियम टूट गया ये बन गया, ठीक है। जो एनर्जी है क्या वो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, वहां से यहां तक आने में यूरेनियम जब न्यूक्लियस टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी भैया। इट इज गोइंग फ्रॉम अनस्टेबल स्टेट टू मोर स्टेबल स्टेट, अनस्टेबल से ज्यादा स्टेबल हो गया, मतलब एनर्जी रिलीज करके तो होते हैं स्टेबल, सही है। तो ये स्टेबल हो गया, सही है। अच्छा बहुत बढ़िया बात है। यूरेनियम का यूज कहां होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होता है ना। तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो यहां से यहां पहुंच जाते हैं और देयर इज ए ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है, सही है। अच्छा यूरेनियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं हम, 3 न्यूट्रॉन फेंक के मारते हैं, 3 न्यूट्रॉन फेंक के मारे, वो इसके अंदर धस गए न्यूट्रॉन, ठीक है, सॉरी 1 न्यूट्रॉन फेंक के मारते हैं, 3 न्यूट्रॉन नहीं, 1 न्यूट्रॉन फेंक के मारते हैं, क्या होता है वो इसके अंदर धस गया, पूरे के पूरे न्यूक्लियस को उसने क्या कर दिया, अनस्टेबल। नाउ द न्यूक्लियस ब्रेक्स, ठीक है, इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं बड़े बड़े, और क्या होता है 3 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं फ्री, हाई काइनेटिक एनर्जी से ये 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं जो आगे बैठे 3 यूरेनियम न्यूक्लियस को टकरा सकते हैं, है ना। बोलो अनस्टेबल स्टेट से यहां तो क्या बन गया, एक स्टेबल स्टेट बन गई, एनर्जी यहां रिलीज हो गई, 3 न्यूट्रॉन और आ गए, ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, अगले 3 से टकराएंगे, फिर यहां से 3 निकलेंगे, है ना, वो अगले 9 से टकराएंगे, वो अगले 9 से अगले 27 से टकराएंगे, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, और उस चेन रिएक्शन से क्या होगा, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, या हमको एनर्जी रिलीज होती है ना। अगर वो कंट्रोल कर लेते हैं हम तो हम उसका यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और अगर वो अनकंट्रोल्ड होगा तो वो क्या होगा, एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ब्लास्ट, ठीक है ना, अपने 4-5 किलोमीटर के एरिया को फ्लैट कर देगा, ठीक है ना। अच्छा बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताओ अगर मैं इसको बोलते हैं टूट गया ना, ये टूट गया, टूटने वाले को कहते हैं फिशन
रिएक्शन क्या बोलते हैं? फिशन रिएक्शन बोलते हैं। और अगर मिक्स हो जाए न्यूक्लियस तो उसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताओ, अगर 2H से 3H बन जाए या 2H से कोई हीलियम जैसा न्यूक्लियस बन जाए, बोलो अनस्टेबल से क्या हो गया? मोर स्टेबल। एनर्जी गैप क्या है इधर? बहुत ज्यादा है ना। वो उतना एनर्जी रिलीज नहीं करता जितना ये एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम अनस्टेबल स्टेट टू मोर स्टेबल स्टेट। इट विल ऑल्सो रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मच लार्जर देन दैट। यस और नो? ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। और जो कहते हैं ना कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है उसमें क्या होता है? बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन होता है टू रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 टाइम्स मोर पावरफुल देन न्यूक्लियर। ठीक है, वो जब न्यूक्लियर होता है ना, फिशन रिएक्शन वाला जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उससे 6 से 7 गुना ज्यादा ये हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब सही है, यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, आप ओपनहाइमर मूवी देखोगे तो उसमें जो साइंटिस्ट के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि बॉम्ब बनाना है, कैसा बनाना है। ठीक है, बेसिक भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। तो कहते हैं कि एक ग्रुप कहता है कि फिशन रिएक्शन से करते हैं, ठीक है, दूसरा कहता है कि फ्यूजन रिएक्शन से करते हैं। तो अच्छा कहता है कि तुम फ्यूजन रिएक्शन कैसे अचीव करोगे? बोला कि फिशन रिएक्शन से। तो ऑब्वियसली बात है, फिशन रिएक्शन तो करना ही पड़ेगा। तो चलो फिशन की तैयारी कर, फिर वो कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है, फिर बॉम्ब बनता है लास्ट में जो भी है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक ओके, ठीक है। फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन ये हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है ना। एक्सरे पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक्सरे पढ़ेंगे। एक्सरे क्या होती है, एक्सरे में एनर्जी कैसे रिलीज होती है, किस तरह की एक्सरेज होती हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हमारा अगली क्लास का टॉपिक है। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? सबसे स्टेबल आयरन, सबसे कम स्टेबल ड्यूट्रियम। ठीक है, यूरेनियम टूटता है तो मोर एनर्जी स्टेट या फिर अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाता है, एनर्जी रिलीज कर देता है। ठीक है, चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन क्या होता है? और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम किस तरह से एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। जो ये 3 न्यूट्रॉन है फॉर एग्जांपल, है ना, ये 3 न्यूट्रॉन निकले ना। अब ये 3 न्यूट्रॉन में से अगर मैं तीनों को स्लो डाउन कर दूं, तीनों को स्लो डाउन कर दिया, तो ये अगले से टकरा के निकाल पाएंगे क्या? अनस्टेबल हो पाएगा सिस्टम? नहीं। अगर मैं इनमें से सिर्फ 2 को स्लो डाउन कर दूं तो एक से फिर एक ही रहेगा, फिर एक से फिर एक रहेगा, फिर एक से फिर एक रहेगा। तो यानी कि कंट्रोल्ड मैनर में चेन रिएक्शन होगा। और कंट्रोल्ड मैनर में चेन रिएक्शन होगा यानी कि आई कैन यूज द एनर्जी अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। ठीक है, मैं बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ उसको। ठीक है, और एनर्जी तो चाहिए बिजली वगैरह। ठीक है, तो ये है मेन अपना। ठीक है, चलो ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, फोटो खींच लेना इसका, कोई भी मैं खींच लूंगा। ठीक है, इसको नोटबुक में लिख लेना। बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाना है ये। ठीक है, ये वीडियो है ना, वीडियो से देख लेना। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी वाला लिख के एक्सरे छोड़ देना बीच में, और ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाना, बाइंडिंग एनर्जी कर्व की इंपॉर्टेंस लिखना। ओके, कोई दिक्कत है? चलो, आई सी।